होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पूरी तरह अलग अलग क्षेत्र हैं जहां अंतरिक्ष की चट्टानों के बेल्ट छिपे हुए हैं। एक मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, दूसरा नेपच्यून से आगे शुरू होता है और अंतरिक्ष के अंधेरे में अरबों मील तक फैला हुआ है। पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, दोनों में सूरज की परिक्रमा करती अनगिनत वस्तुएं मौजूद हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक क्षेत्र में ज्यादातर प्राचीन चट्टानी दुनियाएं हैं जो हमारे सौर मंडल के जन्म से बची हुई हैं। दूसरा एक जमा हुआ साम्राज्य है जहां प्लूटो जैसे बौने ग्रह अरबों सालों से टिके हुए हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन रहस्यमय क्षेत्रों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे और जानेंगे कि ये आज भी दुनिया भर के खगोलविदों को क्यों आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली ब्रह्मांडीय यात्रा मिस न करें। अब चलिए वापस चलते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू हुआ जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इस बादल को अंदर की ओर खींचता गया, इसके केंद्र में सूरज का निर्माण हुआ। नवजात सूरज के चारों ओर चट्टान और धूल के अरबों छोटे कण आपस में जुड़ने लगे। लाखों सालों में ये कण बड़े से बड़े होते गए। अंततः इनमें से कई आज के ग्रह बन गए, लेकिन सौर मंडल का एक क्षेत्र कभी भी कोई ग्रह पूरी तरह नहीं बना पाया। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ असाधारण हुआ। बृहस्पति एक विशालकाय ग्रह बनता जा रहा था। उसका बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण आसपास के पदार्थ को लगातार अस्थिर करता रहा। छोटी दुनियाओं को आपस में जुड़कर ग्रह बनने देने के बजाय बृहस्पति के शक्तिशाली खिंचाव ने अनगिनत टक्करें कराईं, जिससे कई वस्तुएं पूरी तरह बनने से पहले ही टूट गईं। नतीजा ये हुआ कि सूरज की परिक्रमा करती चट्टानी वस्तुओं का एक विशाल समूह बन गया। आज हम इसे जानते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉइड बेल्ट सूरज से लगभग 2.2 से 3.2 खगोलीय इकाई ओ की दूरी तक फैला हुआ है। एक खगोलीय इकाई या ओ पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी है लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील या 15 करोड़ किलोमीटर। बहुत से लोग एस्टेरॉइड बेल्ट को विशाल चट्टानों से भरा हुआ एक ऐसा इलाका समझते हैं जहां अंतरिक्ष यानों को लगातार खतरनाक बाधाओं से बचना पड़ता है, लेकिन यह असल में एक मिथक है। हकीकत में एस्टेरॉइड बेल्ट ज्यादातर खाली जगह है। एस्टेरॉइड एक दूसरे से बहुत बड़ी दूरी पर स्थित हैं। अगर आप किसी एक एस्टेरॉइड पर खड़े हों तो शायद आपको अपनी आंखों से कोई दूसरा एस्टेरॉइड दिखाई ही न दे। लाखों वस्तुएं होने के बावजूद एस्टेरॉइड बेल्ट उससे कहीं ज्यादा खाली है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन अगर यह क्षेत्र चट्टानों से बना है तो नेपच्यून से आगे रहस्यमय कुइपर बेल्ट में आखिर क्या इंतजार कर रहा है? हालांकि एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम वाकई विशाल हैं। इन सब में सबसे बड़ा है सेरेस। 1801 में खोजा गया सेरेस को शुरुआत में एक बिल्कुल नया ग्रह माना गया था, लेकिन जैसे जैसे आसपास और वस्तुएं खोजी गईं, खगोलविदों को एहसास हुआ कि यह असल में एस्टेरॉइड बेल्ट का ही हिस्सा है। आज सेरेस को आधिकारिक रूप से एक बौना ग्रह माना जाता है। इसका व्यास लगभग 940 किलोमीटर या 584 मील है, जो इसे पूरे एस्टेरॉइड बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तु बनाता है। वैज्ञानिकों को इसकी सतह के नीचे बर्फ के सबूत भी मिले हैं, जिससे ये संभावना बनती है कि सेरेस के अंदर कभी एक छिपा हुआ महासागर रहा हो या शायद आज भी हो। लेकिन सेरेस अकेला नहीं है। एक और विशालकाय वस्तु है वेस्टा, बेल्ट का दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉइड। सेरेस के विपरीत वेस्टा इतना गोल नहीं है कि उसे बौना ग्रह माना जा सके। इसकी सतह पर अरबों सालों में हुई हिंसक टक्करों से बने विशाल गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से एक टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वेस्टा के टुकड़े अंतरिक्ष में उड़ गए। उनमें से कुछ टुकड़े आखिरकार पूरे सौर मंडल में यात्रा करते हुए यहाँ तक कि पृथ्वी पर उल्कापिंडों के रूप में गिरे। फिर आता है पेलास, एक और विशाल एस्टेरॉइड जिसकी कक्षा बड़ी अजीब है। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स के विपरीत जो लगभग ग्रहों के समान समतल में चलते हैं, पेलास एक बहुत तिरछे रास्ते पर सूरज की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी असामान्य कक्षा सौर मंडल के शुरुआती इतिहास में हुई प्राचीन गुरुत्वाकर्षण घटनाओं के कारण हो सकती है। चौथी विशाल वस्तु है हाइजिया। सेरेस से छोटा होने के बावजूद हाइजिया लगभग गोलाकार है। कुछ खगोलविदों का मानना है कि भविष्य में और अवलोकनों के बाद ये भी बौना ग्रह घोषित हो सकता है। मिलाकर ये चार वस्तुएं पूरे एस्टेरॉइड बेल्ट के लगभग आधे द्रव्यमान की मालिक हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है।
अगर आप बेल्ट के हर एक एस्टेरॉइड को मिलाकर एक विशाल वस्तु बना दें, तो उसका कुल द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का सिर्फ लगभग 3% होगा। ये बेहद कम है। यही कारण है कि एस्टेरॉइड बेल्ट के पास कभी भी एक पूर्ण आकार का ग्रह बनाने के लिए पर्याप्त पदार्थ नहीं था, और जहां ये चट्टानी बचे हुए टुकड़े मंगल और बृहस्पति के बीच फंसे रहे, वहीं नेपच्यून से बहुत दूर एक और भी बड़ा और ठंडा क्षेत्र धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक ऐसी जगह जहां जमी हुई दुनियाएं हैं, प्राचीन बौने ग्रह हैं और अरबों बर्फीली वस्तुएं हैं जो सौर मंडल के जन्म के बाद से लगभग अपरिवर्तित रही हैं। स्वागत है रहस्यमयी कुइपर बेल्ट में। जैसे ही हम एस्टेरॉइड बेल्ट को पीछे छोड़ते हैं, हमारी यात्रा हमें सूरज से इतनी दूर ले जाती है जितना ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। हम बृहस्पति की कक्षा को पार करते हैं, फिर शनि, फिर यूरेनस और अंततः नेपच्यून। नेपच्यून से आगे एक रहस्यमय क्षेत्र है जो 20वीं सदी के अंत तक पूरी तरह अनजान रहा। दशकों तक खगोलविद मानते थे कि सौरमंडल वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन वे गलत थे। 1992 में वैज्ञानिकों ने नेपच्यून से आगे एक छोटी बर्फीली वस्तु खोजी। उस खोज ने सौरमंडल को लेकर हमारी समझ पूरी तरह बदल दी। इसने साबित कर दिया कि नेपच्यून अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह विशाल क्षेत्र कुइपर बेल्ट के नाम से जाना गया, जिसका नाम खगोलशास्त्री जेरार्ड कुइपर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नेपच्यून से आगे बर्फीले पिंड मौजूद हो सकते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के विपरीत, जो ज्यादातर चट्टान और धातु से बना है, कुइपर बेल्ट में बर्फ का बोलबाला है। सिर्फ जमा हुआ पानी ही नहीं, बल्कि जमा हुआ मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस या -364 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे गिर सकता है। सूरज की रोशनी इतनी कमजोर है कि सूरज आकाश में सिर्फ एक बेहद चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। कुइपर बेल्ट सूरज से लगभग 30 खगोलीय इकाई की दूरी पर शुरू होता है, ठीक नेपच्यून की कक्षा के बाद। ये लगभग 50 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। इसे समझने के लिए पृथ्वी सूरज से सिर्फ एक खगोलीय इकाई दूर है। इसका मतलब है कि कुइपर बेल्ट हमारे अपने ग्रह से लगभग 30 गुना ज्यादा दूर शुरू होता है। और एस्टेरॉइड बेल्ट के विपरीत, कुइपर बेल्ट कहीं ज्यादा बड़ा है। ये लगभग 20 गुना चौड़ा है और इसमें एस्टेरॉइड बेल्ट से सैकड़ों गुना ज्यादा पदार्थ मौजूद है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें लाखों बर्फीली वस्तुएं हैं, जिनमें से हजारों इतनी बड़ी हैं कि उन्हें बौने ग्रह माना जा सके। इन सब में सबसे मशहूर है प्लूटो। 70 से ज्यादा सालों तक प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता रहा, लेकिन 2006 में खगोलविदों ने आधिकारिक रूप से प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि यह कुइपर बेल्ट के भीतर कई अन्य बर्फीली दुनियाओं के साथ अपना क्षेत्र साझा करता है। उसे एक फैसले ने आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक को जन्म दिया। क्या प्लूटो वाकई अब ग्रह नहीं रहा, या हमने बस नेपच्यून से आगे दुनियाओं का एक बहुत बड़ा परिवार खोज लिया था? और प्लूटो तो सिर्फ शुरुआत है। कुइपर बेल्ट में और भी कई अविश्वसनीय वस्तुएं छिपी हैं, कुछ तो प्लूटो से भी ज्यादा अजीब। अगले अध्याय में हम उन विशाल जमी हुई दुनियाओं का पता लगाएंगे जो कुइपर बेल्ट में रहती हैं। प्लूटो शायद कुइपर बेल्ट की सबसे मशहूर वस्तु हो, लेकिन यह इस जमे हुए इलाके में छिपी एकमात्र उल्लेखनीय दुनिया नहीं है। असल में खगोलविदों ने कई ऐसे बौने ग्रह खोजे हैं जो प्लूटो जितने ही दिलचस्प हैं। उनमें से एक है होमिया। ज्यादातर ग्रहों और चंद्रमाओं के विपरीत होमिया का आकार गोल नहीं है। यह इतनी तेजी से घूमता है कि एक पूरा चक्कर पूरा करने में 4 घंटे से भी कम समय लगता है। इस तेज घूर्णन ने इसे खींचकर एक अंडाकार, लगभग फुटबॉल जैसा आकार दे दिया है। होमिया के चारों ओर एक पतला वलय भी है और इसके 2 छोटे चंद्रमा भी हैं, जो इसे सौर मंडल की सबसे असामान्य वस्तुओं में से एक बनाते हैं। इसके बाद आता है माकेमाके। 2005 में खोजा गया माकेमाके प्लूटो से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी सतह जमे हुए मीथेन और अन्य बर्फीले पदार्थों से ढकी हुई है। इसकी चमकदार सतह सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे ये कुइपर बेल्ट की सबसे परावर्तक वस्तुओं में से एक बन जाती है। फिर है क्वाओवा। कम मशहूर होने के बावजूद क्वाओवा ने खगोलविदों को तब चौंका दिया जब उन्होंने पाया कि इसका भी एक वलय है। पहले के सिद्धांतों के अनुसार इतनी दूरी पर किसी वस्तु का वलय स्थिर नहीं रह सकता। फिर भी क्वाओवा ने साबित किया कि प्रकृति आज भी हमें चौंका सकती है। और फिर है एरिस। जब 2005 में एरिस की खोज हुई तो खगोलविदों को एहसास हुआ कि यह लगभग प्लूटो जितना ही बड़ा है। कुछ मापों से तो ये भी संकेत मिला कि यह प्लूटो से थोड़ा ज्यादा भारी भी हो सकता है। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों को एक मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया।
अगर प्लूटो एक ग्रह है तो क्या एरिस को भी ग्रह माना जाना चाहिए? और अगर जवाब हाँ है तो आखिर हमें कितने और ग्रह जोड़ने पड़ेंगे? इस बढ़ती उलझन को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में एक नई श्रेणी बनाई, बौने ग्रह। नतीजतन प्लूटो और एरिस दोनों को इस नई श्रेणी में रखा गया। आज खगोलविद एरिस को स्कैटर्ड डिस्क का हिस्सा मानते हैं, जो मुख्य क्विपर बेल्ट से आगे का एक दूरस्थ क्षेत्र है। हालांकि इसकी खोज और महत्व के कारण इसे अक्सर क्विपर बेल्ट की वस्तुओं के साथ ही चर्चा में लाया जाता है। इन जमी हुई दिया कि नेपच्यून से आगे कोई खाली शून्य नहीं है, बल्कि प्राय एक विशाल आबादी है जो अरबों सालों से लगभग अपरिवर्तित रही है। और ये वस्तुएं बस चुपचाप अंतरिक्ष में नहीं बैठी रहती। इनमें से कुछ आखिरकार आंतरिक सौर मंडल की ओर एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू करती हैं और रात के आकाश के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक में बदल जाती हैं। धूमकेतु। अगला अध्याय, क्विपर बेल्ट धूमकेतु कैसे बनाता है? क्विपर बेल्ट सिर्फ जमी हुई दुनियाओं का घर नहीं है, ये हमारे रात के आकाश को रोशन करने वाले कई धूमकेतुओं का जन्मस्थान भी है। अरबों सालों से अनगिनत बर्फीली वस्तुएं नेपच्यून से आगे की जमी हुई अंधेरी दुनिया में चुपचाप सूरज की परिक्रमा करती रही हैं। उनमें से ज्यादातर हमेशा वहीं रहती हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ बदल जाता है। नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य क्विपर बेल्ट वस्तु के साथ नजदीकी मुठभेड़ किसी वस्तु की कक्षा को थोड़ा बदल सकती है। ये छोटा सा बदलाव उसे आंतरिक सौर मंडल की ओर एक अविश्वसनीय यात्रा पर भेजने के लिए काफी होता है। जैसे जैसे वह वस्तु सूरज के करीब आती है, तापमान बढ़ने लगता है। इसकी सतह पर जमी बर्फ धीरे धीरे सीधे गैस में बदलने लगती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन कहा जाता है। निकलने वाली गैस धूल और छोटे कणों को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाती है, जिससे धूमकेतु के चारों ओर एक चमकता हुआ बादल बनता है, जिसे कोमा कहा जाता है। फिर कुछ और भी शानदार होता है। सूरज की रोशनी का दबाव और सूरज से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों का प्रवाह, जिसे सौर हवा कहा जाता है, इस पदार्थ को धूमकेतु से दूर धकेलता है। एक शानदार पूंछ बननी शुरू होती है। असल में ज्यादातर धूमकेतुओं की दो अलग अलग पूंछें होती हैं। धूल की पूंछ जो सफेद या सुनहरी दिखती है, और आयन पूंछ जो नीले रंग में चमकती है। एक दिलचस्प तथ्य लगभग सभी को हैरान कर देता है। धूमकेतु की पूंछ कभी भी उसकी गति के पीछे की दिशा में नहीं होती। इसके बजाय ये हमेशा सूरज से दूर की दिशा में होती है, चाहे धूमकेतु किसी भी दिशा में यात्रा कर रहा हो। इनमें से कुछ बर्फीले मेहमान इतिहास में मशहूर हो जाते हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम है हेली धूमकेतु, जो लगभग हर 76 साल में आंतरिक सौर मंडल में लौटता है। हालांकि हेली धूमकेतु असल में एक अलग क्षेत्र से आता है, जिसे ऊर्ट क्लाउड कहा जाता है। लेकिन कई अल्पकालिक धूमकेतु, यानी वे जो 200 साल से कम समय में लौटते हैं, क्विपर बेल्ट से ही आते हैं। क्विपर बेल्ट के बिना पृथ्वी से दिखने वाले कई शानदार धूमकेतु कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। ये सिर्फ जमी हुई चट्टानों का एक दूरस्थ समूह नहीं है, यह एक सक्रिय क्षेत्र है जो आज भी हमारे सौर मंडल को आकार देता रहता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर एस्टेरॉइड बेल्ट और क्विपर बेल्ट दोनों ही सूरज की परिक्रमा करते हैं, तो इनमें से कौन असल में बड़ा, ठंडा और ज्यादा रहस्यमयी है? चलिए अगले अध्याय में इनकी आमने सामने तुलना करते हैं। अब समय है अंतिम तुलना का। एस्टेरॉइड बेल्ट बनाम क्विपर बेल्ट। पहली नजर में दोनों सूरज की परिक्रमा करती वस्तुओं के विशाल घेरे जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये पूरी तरह अलग दुनियाएं हैं। चलिए स्थान से शुरू करते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, सूरज से सिर्फ लगभग 2.2 से 3.2 खगोलीय इकाई दूर। क्विपर बेल्ट नेपच्यून से बहुत आगे शुरू होता है, लगभग 30 से 50 खगोलीय इकाई दूर तक फैला हुआ। इसका मतलब है कि क्विपर बेल्ट एस्टेरॉइड बेल्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा दूर शुरू होता है। आगे चलिए तापमान की तुलना करते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर सूरज की रोशनी अब भी अपेक्षाकृत तेज है। तापमान वस्तु की स्थिति और सतह के आधार पर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक हो सकता है। लेकिन क्विपर बेल्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ तापमान -220 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। इतने अत्यधिक कम तापमान पर पानी, मीथेन, नाइट्रोजन और यहाँ तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी पूरी तरह जमे रहते हैं। अब देखते हैं संरचना। ज्यादातर एस्टेरॉइड चट्टान और धातु से बने होते हैं। इनमें से कई में लोहा, निकल और सिलिकेट खनिज मौजूद होते हैं। ये आंतरिक ग्रहों के बचे हुए निर्माण खंड हैं। क्विपर बेल्ट की वस्तुएं ज्यादातर बर्फ और चट्टान के मिश्रण से बनी होती हैं।
इनकी सतहों पर जमा हुआ मीथेन, जमी हुई नाइट्रोजन और जमा हुआ पानी होता है जो अरबों सालों से बचा हुआ है। आकार के बारे में क्या? एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों वस्तुएं हैं, लेकिन कुइपर बेल्ट में इससे कहीं ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें लाखों बड़ी बर्फीली वस्तुएं और लाखों छोटी वस्तुएं मौजूद हैं। कुल आकार के लिहाज से कुइपर बेल्ट लगभग 20 गुना चौड़ा है और इसमें एस्टेरॉइड बेल्ट से सैकड़ों गुना ज्यादा पदार्थ मौजूद है। और आखिर में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? एस्टेरॉइड बेल्ट वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि चट्टानी ग्रह कैसे बने। कुइपर बेल्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि बाहरी सौर मंडल कैसे विकसित हुआ और कई अल्पकालिक धूमकेतु कहां से आते हैं। दोनों क्षेत्र किसी विशाल समय कैप्सूल की तरह हैं। ये वह पदार्थ संजोए हुए हैं जो 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के जन्म से लगभग अपरिवर्तित रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुइपर बेल्ट से भी आगे एक और भी रहस्यमय क्षेत्र है। एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है कि शायद ये हमारे सौर मंडल की असली सीमा है। स्वागत है ओर्ट क्लाउड में। सौर मंडल में अरबों मील की यात्रा करने के बाद चट्टानी एस्टेरॉइड बेल्ट से लेकर कुइपर बेल्ट की जमी हुई दुनियाओं तक एक बात साफ हो जाती है, हमारा सौर मंडल उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना हमने कभी सोचा था। एस्टेरॉइड बेल्ट प्राचीन चट्टानी टुकड़ों का एक संग्रह है, उन ग्रहों के बचे हुए निर्माण खंड जिन्हें कभी पूरी तरह बनने का मौका ही नहीं मिला। कुइपर बेल्ट एक विशाल जमा हुआ मोर्चा है, बौने ग्रहों, बर्फीली दुनियाओं और अनगिनत अल्पकालिक धूमकेतुओं के जन्मस्थान का घर। साथ मिलकर ये दोनों क्षेत्र 4.6 अरब साल से ज्यादा पुराना इतिहास संजोए हुए हैं। हर एस्टेरॉइड, हर जमी हुई वस्तु, हर दूरस्थ दुनिया इस अविश्वसनीय कहानी का एक बचा हुआ टुकड़ा है कि कैसे हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। आज भी वैज्ञानिक नेपच्यून से आगे नई वस्तुएं खोजते जा रहे हैं। हर खोज एक ऐसी पहेली का एक और टुकड़ा उजागर करती है जो अभी भी अधूरी है। और शायद सबसे रोमांचक तथ्य यह है, हमने अपने ही ब्रह्मांडीय पड़ोस का सिर्फ एक बेहद छोटा हिस्सा ही खोजा है। लाखों दुनियाएं अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। भविष्य के मिशन शायद छिपे हुए महासागरों को उजागर करें, बिल्कुल नए बौने ग्रह खोजें, या शायद बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी सारी समझ को फिर से लिख दें। सबसे बड़ी खोजें शायद अभी बाकी हो, क्योंकि अंतरिक्ष में हर जवाब एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, और यही तो है जो ब्रह्मांड को इतना दिलचस्प बनाता है। अगर आपको हमारे सौर मंडल की यह यात्रा पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली स्पेस डॉक्यूमेंट्री मिस न करें। और हमें कमेंट में बताएं कौन सा क्षेत्र आपको ज्यादा आकर्षित करता है, चट्टानी एस्टेरॉइड बेल्ट या रहस्यमयी कुइपर बेल्ट। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक ऊपर देखते रहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। आकाशगंगा रॉकेट।